हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए रिवीजन लेकर आया हूँ। रिवीजन टॉपिक हमारा कौन सा है? एएमटी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से इसे करना चाहिए और साथ में इसके न्यूमेरिकल्स भी। और एज यूजुअल आपको मालूम है, हम हमेशा रिवीजन के बाद में क्या करते हैं? डिटेल्ड क्या करते हैं? न्यूमेरिकल्स करते हैं। सेलेक्टेड नहीं, सारे क्या करते हैं? न्यूमेरिकल्स करते ही है। एएमटी की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस बताऊं तो आप स्क्रीन पे जरा देखिए। एएमटी का जो क्वेश्चन आता है ना, वो क्वेश्चन मोस्टली हमेशा किसके साथ आता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब सेक्शन 10 की डिडक्शन के साथ में पूछा जाता है। इसका बेहतरीन कॉम्बिनेशन उसी के साथ में बनता है। और अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना होता है इंस्टीट्यूट को, तो वो उस केस में क्या करते हैं? फर्म के बनाते हैं, ठीक है ना। और फर्म से फिर वो आपसे एएमटी भी पूछ लेते हैं और सेक्शन 10 की डिडक्शन भी पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन बेहतरीन कैसे बन जाता है? क्योंकि यहां पर कई चीजें आपसे एक ही क्वेश्चन में कवर हो जाती है। जैसे फर्म के केस में बुक प्रॉफिट कंप्यूट करना, 10 की डिडक्शन कंप्यूट करना और उसके बाद में एएमटी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स कंप्यूट करना। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। और इसको आप सिर्फ प्रोविजन पढ़ के अगर क्वेश्चन का सामना करेंगे हो नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं तो फिर ये क्वेश्चन क्या होते हैं? सॉल्व हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और रिवीजन शुरू कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा कौन सा है? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है। और आज के लेक्चर का पहला पॉइंट आपके सामने ये बना रहा हूं कि एएमटी जो होता है वो एप्लीकेबल होता है किस पे? ऑल एसएससी पे। इस ऑल एसएससी का बहुत बढ़िया मतलब है कि आप रेसिडेंट भी हो सकते हो और नॉन रेसिडेंट भी हो सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट बता रहा हूं कि ये कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, किसी भी कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि कंपनीज पे 115 जीबी, ठीक है, मैट प्रोविजन क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि पहले दो पॉइंट से ये समझ लिया कि एएमटी की एप्लीकेबिलिटी इंडिविजुअल पे, एचयूएफ पे, ठीक है ना, फर्म पे, एओपी, बीओआई पे, कोऑपरेटिव क्या सोसाइटी, सभी पे है। बस अदर देन कंपनीज, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट सभी पे है। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी कब होती है? बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। ध्यान से आप क्या करिएगा, समझिएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट बना रहा हूं, एएमटी की एप्लीकेबिलिटी तब होती है जब आपके टैक्स एज पर क्या है? नॉर्मल प्रोविजन। तो नॉर्मल प्रोविजन से आप जब भी टैक्स निकालते हैं, टैक्स का मतलब इंक्लूडिंग सरचार्ज भी हो गया और सेस भी हो गया। सेस तो हमेशा ऑलवेज लगता है। और सरचार्ज कब लगता है? जब आपकी टोटल इनकम एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा होती है। जैसे इंडिविजुअल की बात करें तो 50 लाख से ज्यादा होना, फिर 1 करोड़ से ज्यादा होना, फिर 2 करोड़ से ज्यादा होना और 5 करोड़ से ज्यादा होना। तो डिफरेंट डिफरेंट सरचार्ज की रेट भी है हमारे पास में। 10% भी है हमारे पास में, 15% भी है, उसके बाद में 25% भी है और उसके बाद में हाईएस्ट रेट कौन सी है? 37% भी है। तो यहां पर नॉर्मल प्रोविजन पे टैक्स निकालना मतलब इंक्लूडिंग सरचार्ज और सेस आप निकालिए, ठीक है। और वो अगर जिस भी ईयर में कम बनता है, लेस देन बनता है, किससे? एडजस्टेड टोटल इनकम पे क्या है? टैक्स से। एडजस्टेड टोटल इनकम पे टैक्स, और एडजस्टेड टोटल इनकम पे टैक्स का मतलब है 18.5% की रेट लगेगी, ठीक है, प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज और सेस तो क्या लगेगा? ऑलवेज लगेगा। और एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा, आज कंपनीज और कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिनिमम टैक्स के पर्पस से एट पार ला चुके हैं। मतलब है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे जो एएमटी की रेट है उस 18.5% को रिड्यूस करके कितनी कर दी गई है? 15% कर दी गई है। देख लीजिए यहां पर क्या लिखा है मैंने, 15% है इन केस ऑफ कौन सा है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, इन सभी पे तो 18.5% ही है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी पे क्या कर दी है? 15% कर दी है। मतलब बराबर टू कौन सी कर दी है? जो मैट है ना, मैट कौन से पे होता है? कंपनीज पे, उनके क्या कर दिया है? एट पार लाके खड़ा कर दिया है। ओके, तो ये बढ़िया वर्ड है। टैक्स का मतलब सरचार्ज और सेस मिलाकर क्या होगा? इंक्लूड करके होगा। अब अगर जिस भी ईयर में आपका नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स क्या बन रहा है? कम बन रहा है, तो उस ईयर में हम पे एएमटी प्रोविजन क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। एएमटी प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा और उस ईयर के अंदर हमारी जो एडजस्टेड टोटल इनकम है, अब उसी को डीम्ड मान लिया जाएगा कि यही आपकी क्या है? टोटल इनकम है। तो सो डेट इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन होती है ना हमारी, वो सब अब एडजस्टेड टोटल इनकम को मान के ही क्या करी जाएगी? कंप्यूट की जाएगी। तो डीम्ड मान लिया जाएगा। ये चौथा पॉइंट है हमारा कि एडजस्टेड टोटल इनकम को ही इज इक्वल टू का मतलब मेरे यहां पर क्या है? डीम्ड है। और डीम्ड क्या हो जाएगा? उसी को हमारी उस ईयर के लिए टोटल इनकम मान लिया जाएगा। ओके, अब यहां पर फिफ्थ पॉइंट बना देता हूं। अगर हमारी कोई एक यूनिट है, ठीक है ना, आईएफएससी के अंदर है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर है, पांचवा पॉइंट है। और खास बात यह कि उस यूनिट को जो इनकम हो रही है वो सोलली सिर्फ और सिर्फ किस में हो रही है? फॉरेन एक्सचेंज में हो रही है।
तो ऐसी स्थिति के अंदर जो एएमटी की रेट है वो 18.5% से घटकर कितनी हो जाएगी, 9% हो जाएगी। सेम प्रोविजन हमने किस में करा है, कंपनीज में भी करा है कि अगर आईएफएससी के अंदर आपकी कोई यूनिट है जो बीइंग कंपनी है और इसको इनकम सोलली किस में हो रही है, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में हो रही है, तो आपकी एएमटी की रेट जो 15 मैट की जो रेट 15% होती है वो घटकर कितनी हो जाएगी, 9% हो जाएगी। सेम प्रोविजन यहां पर भी है, ठीक है। वहां पर कंपनियों पे है और यहां पर अदर देन किस पे है, कंपनीज पर है। तो 5 पॉइंट हुए। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था, सभी एसएसयू पे एप्लीकेबल है। दूसरा पॉइंट था कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा पॉइंट था नॉर्मल प्रोविजन से जो टैक्स बन रहा है इंक्लूडिंग सरचार्ज सेस वो अगर लेस देन है एडजस्टेड टोटल इनकम पे जो टैक्स बन रहा है, और एडजस्टेड टोटल इनकम का टैक्स का मतलब 18.5% टैक्स प्लस सरचार्ज और प्लस क्या है, सेस। अगर नॉर्मल प्रोविजन से कम बनता है तो उस ईयर में हमारी एडजस्टेड टोटल इनकम को ही क्या मान लिया जाती है, टोटल इनकम मान लिया जाती है। और पांचवा पॉइंट था कि अगर हमारी आईएफएससी में कोई यूनिट है तो एएमटी की रेट 18.5% से घटकर कितनी हो जाएगी, 9% हो जाएगी। अब आपके लिए 6 पॉइंट लेकर छठा पॉइंट लेकर आ रहा हूं, और छठा पॉइंट है ये एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब क्या होता है। तो देखिए एएमटी का जो प्रोविजन लेकर आए हैं ना, ये एएमटी का प्रोविजन उनके लेकर आए हैं जिनको इनकम टैक्स में जो हमारा कौन सा है चैप्टर, कौन सा होता है 6A होता है ना, उसका भी जो कौन सा होता है पार्ट सी होता है, जिसे हम बोलते हैं जो भी एसएससी ऐसे हैं जो इनकम टैक्स में प्रॉफिट लिंक्ड क्या लेते हैं, डिडक्शन लेते हैं, ठीक है ना। मतलब प्रॉफिट की ही क्या ले लेते हैं, डिडक्शन ले लेते हैं। तो उनके ऊपर हम मिनिमम टैक्स का क्या लेकर आए हैं, कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। लेकिन बाद में कुछ ऐसा होने लगा, ठीक है ना, कि लोग प्रॉफिट की डिडक्शन लेने के बजाय कौन सी डिडक्शन लेने लग गए, 35AD की, इन्वेस्टमेंट लिंक्ड, ठीक है। बिजनेस सेम होता था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था, तो लोगों ने देखा अगर हम प्रॉफिट लिंक्ड डिडक्शन लेंगे तो हम पे एएमटी लगेगा, तो प्रॉफिट लिंक डिडक्शन छोड़कर हम 35AD की इन्वेस्टमेंट लिंक्ड क्या ले लेते हैं, डिडक्शन लेते हैं। और लॉ ने उसको सुधार किया और लॉ ने कहा अब चाहे आप प्रॉफिट लिंक डिडक्शन लो या फिर आप 35AD की लो, आप पे क्या लगेगा, एएमटी का प्रोविजन लगेगा। प्रॉफिट लिंक डिडक्शन एक और है जो चैप्टर 6A में नहीं है, लेकिन वो हमारी कौन सी है, सेक्शन 10AA है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आपकी यूनिट है और वो यूनिट बीइंग क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है, तो उसकी हमको प्रॉफिट की डिडक्शन मिलती है। बस इन्हीं एसएससीओं पे क्या है, एएमटी है। जिनको ये डिडक्शंस नहीं है उन पे एएमटी क्या नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं होता। तो सिर्फ इन्हीं एसएससीओ के लिए एक मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और उसका नाम क्या रखा है, एएमटी रखा है हमने। और छठा पॉइंट है एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब क्या होगा, तो जो भी आपकी नॉर्मल प्रोविजन से टोटल इनकम निकली है, नॉर्मल प्रोविजन से डिडक्शंस लेने के बाद में, अब एएमटी के पर्पस से आप उन्हीं डिडक्शंस को दोबारा से क्या कर दीजिए, एड बैक कर दीजिए, ठीक है ना। कौन सी, जैसे चैप्टर 6A के पार्ट सी की क्या होती है, डिडक्शंस होती है, ठीक है। 80IA से लेकर 80RRB। अब मैं एक बात बता देता हूं, जैसे हमारा कौन सा होता है 80TT, ठीक है ना, इंटरेस्ट की डिडक्शंस होती है, ठीक है, इंटरेस्ट की डिडक्शन होती है, वो चैप्टर 6A के पार्ट सी में क्या नहीं होती है, कवर नहीं होती है, तो उसे एड बैक नहीं करना है। मतलब अगर आप भावनाओं में बह गए, भाई इंटरेस्ट भी तो हमारी इनकम है, अगर उसकी डिडक्शन मिल रही है तो ये भी तो कौन सी डिडक्शन हो गई, इनकम की डिडक्शन हो गई, तो इसको भी हम एड बैक कर देते हैं। आंसर इज नो। हम बोल रहे हैं चैप्टर 6A का जो सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा, पार्ट सी होगा, और वो होगा 80IA से लेकर कौन सा है, 80RRB, ठीक है। और वो डिडक्शन होती है 80TTA के अंदर, TTB के अंदर होती है, ओके। तो उसको क्या नहीं करना है, एड बैक नहीं करना है। और इसी तरह से जो चैप्टर 6A के पार्ट सी में नहीं है, जैसे 80C हो गया, 80CCC हो गया, CCD हो गया, 80D हो गया, 80DD हो गया, 80 क्या हो गया, U हो गया, 80GGC हो गया, ओके, 80 क्या हो गया, U हो गया, इनको भी क्या नहीं करना है, एड बैक नहीं करना है। तो सिर्फ पार्ट सी वाली करनी है, जो प्रॉफिट लिंक डिडक्शन है उसमें से भी इंटरेस्ट वाली मत करना। एक विशेष बात यहां पर यह है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे मेहरबानी की गई। पहली मेहरबानी तो क्या की गई, 18.5% से 15 कर दिया, और दूसरी मेहरबानी की गई कि आपको 80P की डिडक्शंस को क्या नहीं करना है, एड बैक नहीं करना है। तो ये एक मेहरबानी है, एहसान समझो हम उनके ऊपर कर रहे हैं। तो एक तो रेट भी घटा दी, और उनके लिए जो डिडक्शन होती है ना 80P में, उसको भी क्या नहीं करना, एड बैक नहीं करना, ठीक है। और कौन सी हमको डिडक्शंस एड बैक करनी होती है, तो हमको करनी होगी 10AA की डिडक्शन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की डिडक्शन। और तीसरा है हमको 35AD की क्या है, डिडक्शन है। लेकिन जब भी 35AD की डिडक्शन क्लेम करते हो ना नॉर्मल प्रोविजन में, तो इनकम टैक्स का प्रोविजन ये बोलता है कि जब आप 100% डिडक्शन ही क्लेम कर चुके हो इन्वेस्टमेंट की, तो अब आपको उसके ऊपर नॉर्मल एडिशनल डेप्रिसिएशन, किसी भी तरह का कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। लेकिन एएमटी की कंप्यूटेशन में हमसे 35AD की डिडक्शंस को क्या करा दिया जाता है, एड बैक करा दिया जाता है।
ठीक है, तो हमारे साथ गुगली हो जाती है। ना तो हमको क्या मिली, डिडक्शन मिली, एड बैक करवा दिया, और ना ही हमको क्या मिला, डेप्रिसिएशन मिला। तो इस प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व करा कि एक बार तो हम 35 AD की डिडक्शन को क्या करवाएंगे, एड बैक करवाएंगे एएमटी की कंप्यूटेशन के लिए, नॉर्मल प्रोविजन से नहीं, एएमटी की कंप्यूटेशन के लिए। और उस कंप्यूटेशन में आपको उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्या करवा देंगे, लेस करवा लेंगे, चाहे वो नॉर्मल डेप्रिसिएशन हो, चाहे वो कौन सा हो, एडिशनल डेप्रिसिएशन हो, चाहे वो फुल डेप्रिसिएशन हो, चाहे वो हाफ द रेट वाला डेप्रिसिएशन हो। तो जो भी डेप्रिसिएशन बनता है वो डेप्रिसिएशन क्या कर लीजिएगा, लेस कर लीजिएगा, रिड्यूस कर लीजिएगा डेप्रिसिएशन को, जो वुड भी क्या होता, अलाउड होता। ठीक है, चाहे वो कौन सा होता, नॉर्मल होता, और चाहे वो कौन सा होता, एडिशनल वाला होता। ओके, बस यही आपकी क्या आ जाती है, एडजस्टेड टोटल इनकम आ जाती है। ठीक है, और इसी पे 18.5% टैक्स निकालना है, प्लस सरचार्ज निकालना है। कैसे, इसी को अपनी क्या मान के, टोटल इनकम मान के, इसी को अपनी क्या मान लो, टोटल इनकम मान लो। तो अगर आप इंडिविजुअल हो और एडजस्ट टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो 10% सरचार्ज लगा देना। 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15% सरचार्ज लग जाएगा। अगर ये 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25% सरचार्ज लग जाएगा, और अगर 5 करोड़ से ज्यादा हुई तो इस पे 37% का क्या लग जाएगा, सरचार्ज लग जाएगा। तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, 10AA की डिडक्शन को ऐड करना है, 35 AD की डिडक्शन को ऐड करना है, लेकिन लेस कर लेना है नॉर्मल और एडिशनल डेप्रिसिएशन। और चैप्टर 6A की जो पार्ट सी की डिडक्शन होती है, 80IA से लेकर 80 RRB, जो 80 TTA TTB होता है ना, इंटरेस्ट डिडक्शन, 80U जो होता है डिसेबिलिटी वाला, 80C 80CC CCD हो गया, 80 क्या हो गया, U हो गया आपका। ओके, और भी हमारे जो भी होते हैं डोनेशंस वाले जो भी होते हैं, GGC हो गया है, ओके, मेडिकल प्रीमियम वाला 80DD हो गया, DDB हो गया, वो कोई भी क्या नहीं करना है, एडबैक नहीं करना है। ओके, अब एक विशेष बात बना रहा हूं, और 7वां पॉइंट आपके लिए यहां पर यह है, एएमटी एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आपने 115 BAC जो स्पेशल टैक्स रिजीम थी ना, वो अगर आपने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो उनके ऊपर ठीक है एएमटी एप्लीकेबल नहीं होता। या फिर मैं आसान शब्दों के अंदर कह दूं, ये जो स्पेशल टैक्स रिजीम बनाए गए ना हमारे लिए, चाहे वो 115 BAA बनाया गया हो कंपनीज के लिए, 115 BAB बनाया गया हो किसके लिए, कंपनीज के लिए, अदर देन कंपनीज के लिए बनाया गया 115 कौन सा, BAC, और सोसाइटीज के लिए बनाया गया BAD। इन सभी स्पेशल टैक्स रिजीम की खास बात एक ही है कि यहां पर ना तो क्या होता है, मैट एप्लीकेबल होता है, और ना ही आपके ऊपर एएमटी क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक टैक्स रेट वाले जो है ना, इन पे ना तो मैट एप्लीकेबल होता है, ना एएमटी एप्लीकेबल होता है। 7वां पॉइंट मेरा ये है कि जिन्होंने भी नॉर्मल प्रोविजन में 115 BAC ऑप्ट कर लिया है, या फिर BAD क्या कर लिया है, ऑप्ट कर लिया है, तो उनके ऊपर एएमटी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। ओके, यस। अब एक और विशेष बात है, 8वां पॉइंट आपके लिए बना रहा हूं, पॉइंट्स बना रहा हूं, साथ में लास्ट में सारे पॉइंट्स भी क्या करा दूंगा, लर्न करा दूंगा। और 8वां पॉइंट ये है, एएमटी एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आपकी जो एडजस्टेड टोटल इनकम है, चैप्टर 6A की पार्ट सी की डिडक्शन को ऐड बैक करने के बाद, 10AA की डिडक्शन को ऐड बैक करने के बाद, 35 AD की डिडक्शन को ऐड करने के बाद, और डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद जो एडजस्टेड टोटल इनकम आई है, अगर वो कितनी आई है, 20 लाख रुपए से क्या नहीं है, ज्यादा की नहीं है, ठीक है ना, तो आप पे उस ईयर एएमटी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, और आपसे नॉर्मल प्रोविजन पे ही क्या करना पड़ेगा, टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। भले नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स क्या बन रहा है, कम बन रहा है, ओके, तो भी आपको वही टैक्स क्या करना है, पे करना है, क्योंकि आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। विशेष बात यहां पर यह है कि ये जो रिलैक्सेशन दिया गया है, ये आपको इंडिविजुअल को दे दिया गया, HUF को दे दिया गया, AOP BOI को दे दिया गया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को दे दिया गया, लेकिन ये नहीं दिया गया है किसको, फर्म को। तो फर्म को लेके एएमटी का बहुत शानदार क्वेश्चन, मतलब टफ क्वेश्चन बनाना हो तो बनाया जा सकता है, आया भी है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि फर्म बनाओगे तो बुक प्रॉफिट पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। ये भी हो सकता है कि एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से क्या ना है, ज्यादा नहीं आए, तो ऐसी स्थिति में एएमटी लगाना ही नहीं पड़े हमको। ओके, तो ये रिलैक्सेशन इन्होंने सिर्फ इंडिविजुअल को दिया, HUF को दिया, AOP BOI को दिया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को दिया, लेकिन फर्म को इन्होंने नहीं दिया है। ओके, अब देखिए, इसका नाम ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है, नाम तो इन्होंने मिनिमम टैक्स रख दिया, लेकिन ये टैक्स एक्सेस है। एक्सेस कैसे, भाई मेरा नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स तो क्या बन रहा था, कम बन रहा था, लेकिन आपने मेरे से क्या लिया, एएमटी लिया, मतलब आपने मेरे से क्या लिया, ज्यादा टैक्स लिया। नाम आपने मिनिमम रखा है, लेकिन ये मिनिमम नहीं है, मैंने आपको ज्यादा टैक्स पे करा है, क्योंकि नॉर्मल से तो मेरा कम बन रहा था, और नॉर्मल भी क्या था, इनकम टैक्स का प्रोविजन था। आपने एक विशेष प्रोविजन बना दिया, कौन सा, एएमटी।
और विशेष प्रोविजन बना के आपने मेरे से क्या कर लिया, नॉर्मल से भी ज्यादा टैक्स ले लिया। तो ये नॉर्मल से भी जो ज्यादा टैक्स ले लिया, इसका आपको इमीडिएटली क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। इस क्रेडिट को आप आगे कैरीड फॉरवर्ड भी कर सकेंगे। कितने साल तक, 15 साल तक। ये हमारे लिए कौन सा पॉइंट हो गया, 9वां पॉइंट हो गया। 15 साल तक क्या हो जाता है, 15 असेसमेंट ईयर तक क्या होते हैं, कैरीड फॉरवर्ड किए जाते हैं। अब ये जो आपको एएमटी का क्रेडिट मिला है, आप इसको क्या कर सकेंगे, सेट ऑफ कर सकेंगे। ठीक है ना, आप इसको क्या कर सकेंगे, सेट ऑफ कर सकेंगे। कैसे सेट ऑफ करेंगे, बात को सुनिए। जिस भी ईयर में आपका अब नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स क्या बन रहा हो, ज्यादा बन रहा हो, जैसे मान लीजिए आपके पास में एएमटी का क्रेडिट पड़ा है, ठीक है ना, एएमटी का क्रेडिट पड़ा है कितने का, से मान लीजिए 5 लाख रुपए का कैरिड फॉरवर्ड होके आ रहा है। अब किसी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में, पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर मान लीजिए असेसमेंट ईयर 23-24 में, नॉर्मल प्रोविजन से जो टैक्स बन रहा है, टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन जो आपका बन रहा है, मान लीजिए वो 17 लाख रुपए का टैक्स बन रहा है, 17 लाख रुपीस का। और ऑल्टरनेट मिनिमम एडजस्टेड टोटल इनकम पे जो टैक्स बन रहा है, एडजस्टेड टोटल इनकम पे जो आपका टैक्स बन रहा है, वो टैक्स बन रहा है कितने का, 15 लाख कितने, 50,000 रुपए का। तो इस ईयर में आपको नॉर्मल प्रोविजन पे टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो ज्यादा बन रहा है वही टैक्स पे करना पड़ता है। तो अब आप क्रेडिट सेट ऑफ कर लीजिएगा, क्रेडिट क्या कर लीजिएगा, सेट ऑफ कर लीजिएगा। लेकिन एंटायर क्रेडिट सेट ऑफ मत कर पाइएगा, क्योंकि ये मिनिमम टैक्स है। 15,50,000 तो आपको क्या करना है, देना ही देना है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का जो डिफरेंस है, उतना क्रेडिट आप सेट ऑफ कर लीजिएगा, मतलब 1.5 लाख का। ठीक है, पूरा क्रेडिट सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका नाम मिनिमम है, इतना टैक्स तो आपको पे करना ही करना है, 15,50,000। तो आप 1.5 लाख का क्रेडिट सेट ऑफ कर लीजिएगा, और बाकी का जो क्रेडिट है 3.5 लाख रुपए का, उसको आगे के लिए कैरिड फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो एएमटी का क्रेडिट कौन सी ईयर में सेट ऑफ कर पाओगे, तो 10वां पॉइंट आपके लिए यह है कि जिस ईयर में आपको नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स देना पड़ रहा है, उस ईयर में सेट ऑफ हो पाएगा। और मैक्सिमम कितना हो पाएगा, नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स माइनस एएमटी, क्योंकि एएमटी कौन सा है, मिनिमम है, इतना तो आपको देना ही देना है। तो इसका जो डिफरेंस होगा, उतना ही क्रेडिट क्या कर पाओगे, आप सेट ऑफ कर पाओगे। तो ये आपका कौन सा था, 10वां पॉइंट था। ठीक है ना, अब आपके लिए आता हूं, ठीक है, और ये यस आपके लिए आ रहा हूं, 11वां पॉइंट बना रहा हूं। 11वां मेरा लकी नंबर है। ओके, और ये पॉइंट भी बहुत शानदार है। मान लीजिए आपके पास में एएमटी का क्रेडिट चलते हुए आ रहा है, एएमटी का क्रेडिट है आपके पास में। ओके, 5 लाख का ही क्या था, क्रेडिट था आपके पास में। ओके, हमने कहा, क्या कहा, कौन सी ईयर में आप उसको सेट ऑफ कर पाओगे, जब आपका नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स ज्यादा बन रहा हो इन कंपैरिजन टू कौन सा है, एएमटी टैक्स। एडजस्टेड टोटल इनकम पे जो टैक्स बन रहा है वो अब कम बन रहा है, और नॉर्मल प्रोविजन से क्या बन रहा है, ज्यादा बन रहा है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, दोनों टैक्स निकालना पड़ेगा, नॉर्मल से भी निकालना पड़ेगा और एएमटी वाला भी निकालना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए मेरे साथ में अगले साल कुछ गुगली हो जाती है, असेसमेंट ईयर किसके अंदर, 24-25 के अंदर गुगली हो गई, और गुगली ये हुई कि उस ईयर में मेरे पे एएमटी लग ही नहीं रहा। हो सकता है मेरे को चैप्टर 6A की पार्ट सी की डिडक्शन ही नहीं मिल रही हो। डिडक्शंस के जो ईयर्स होते हैं ना, ठीक है, वो हॉलीडे पीरियड ही क्या हो गए, ओवर हो गए हो। 10AA की डिडक्शन 15 साल तक होती है, 15 साल ही क्या हो गए हो, खत्म हो गए हो। या 35 AD की मेरे को कोई डिडक्शन ही नहीं हो, या फिर मेरी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से क्या नहीं है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मेरे पे एएमटी एप्लीकेबल ही नहीं होगा। और हमने कहा है कि एएमटी का क्रेडिट आप कितना सेट ऑफ कर सकेंगे, कब करेंगे, जब आपका नॉर्मल प्रोविजन से ज्यादा बने और एएमटी क्या बने, कम बने। मतलब एएमटी निकालना पड़ेगा, लेकिन मेरे तो एएमटी लग ही नहीं रहा, क्योंकि ना तो मेरे को कोई डिडक्शन है, और या फिर मेरी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख रुपए से क्या नहीं है, ज्यादा नहीं है, मेरे को डिडक्शन ही नहीं है चैप्टर 6A की, पार्ट सी की, 10AA की या 35 AD की। तो मेरे पे किसी पर्टिकुलर ईयर में एएमटी एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा, लेकिन मेरे पे पहले एप्लीकेबल था और मैं पहले ज्यादा टैक्स पे करके आया था, एएमटी का क्रेडिट कैरिड फॉरवर्ड होके आया है। तो अब वो कहीं लैप्स ना हो जाए, उसका मैं क्या करूं। तो इस प्रॉब्लम का उन्होंने क्या करा, निवारण करा, ठीक है ना, सॉल्यूशन करा। और वो सॉल्यूशन मैं आपको क्या करता हूं, बताता हूं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन बना के वो आपको क्या करा देता हूं, सॉल्यूशन करा देता हूं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मेरी जो क्या है, टोटल इनकम है, ठीक है, कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा, टोटल इनकम है, मान लीजिए मेरी टोटल इनकम कितनी है, 30 लाख है। सबसे पहले आप नॉर्मल प्रोविजन से क्या निकालें, टैक्स निकालें। तो पहला टैक्स 12,500 होता है,
ठीक है, फिर 10 लाख तक 1 लाख और टैक्स बनता है, और अगले 20 लाख पे 30%, मतलब 6 लाख रुपए का टैक्स बनता है। टैक्स हो गया 7,12,000 कितना 500। इस पे मेरे को 4% क्या लगाना पड़ेगा, सेस भी लगाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से 4% सेस जो बनेगा वो 28,000 कितना बनेगा 500 बनेगा। इसका मतलब है ये 8 2 10 7,41,000 रुपए का क्या बन रहा है, टैक्स बन रहा है। 7,41,000 रुपए का क्या बन रहा है, टैक्स बन रहा है। ओके, अब मेरे पे एएमटी है ही नहीं इस ईयर एएमटी नहीं है, तो लॉ ने सॉल्यूशन दिया नहीं है ना, तो इसी टोटल इनकम को ही आप डीम्ड मान लो यही आपकी क्या है, एटीआई एडजस्टेड टोटल इनकम है, मान लो। अब आपको थी नहीं, वैसे तो हम कैसे निकालते हैं, इसमें हम आपको बोलते हैं 35 एडी की डिडक्शन क्या करो, ऐड करो, 10 डबल ए की डिडक्शन क्या करो, ऐड करो, और चैप्टर 6 ए के पार्ट सी की डिडक्शन क्या करो, पार्ट सी की डिडक्शन ऐड करो, और 35 एडी में से डेप्रिसिएशन लेस कर लेना, ये करो। मैंने कहा इस साल ये कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो इन्होंने कहा नहीं है तो कोई बात नहीं, इसी को ही अपनी एएमटी एडजस्टेड टोटल इनकम क्या कर लो, मान लो, और इस पे आप अपना 18.5% क्या निकाल लो, टैक्स निकाल लो। ठीक है, तो 18.5% में इस पे टैक्स निकालता हूं, 5,57,000 आता है क्या, 500, एक बार करके देख लेता हूं। तो ये हो गया हमारा कितना है, 30 लाख का 18.5%, तो ये आ रहा है हमारा 5,55,000। ठीक है, और इसका कर लेता हूं 104%, यस 5,77,200, ये बन गया हमारा एएमटी सेस जोड़ने के बाद, सरचार्ज तो लगना ही नहीं है। तो लॉ ने मेरे को सॉल्यूशन क्या दिया भाई, अगर कैसी ऐसी स्थिति हो जाए, और हमारा ओरिजिनल था कि हमारे पास में एएमटी का क्या पड़ा था, क्रेडिट भी पड़ा था, से मान लीजिए 5 लाख का क्रेडिट पड़ा था, तो वो क्रेडिट अब मेरे काम ही नहीं आता। तो उन्होंने कहा ऐसा हो तो इसी को ही अपनी क्या मान लो, एडजस्टेड टोटल इनकम मान के इसी पे क्या निकाल लो, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या कर लो, निकाल लो। निकाल लिया, अब क्रेडिट सेट ऑफ कर लो। कैसे करोगे सेट ऑफ, कितना पे करना है आपको, 7,41,000, और एएमटी कितना है 5,77,000 कितना 200, तो 7,41,000 माइनस 5,77,200, 7,41,000 माइनस 5,77,200, यस, तो 1,63,800 का क्रेडिट क्या कर लेना, सेट ऑफ कर लेना इसमें से, और इतना टैक्स आप क्या कर देना, पे कर देना। ये तो मिनिमम टैक्स से पे करना ही पड़ेगा। और बैलेंस क्रेडिट आप क्या कर लेना, कैरिड फॉरवर्ड कर लेना। बैलेंस क्रेडिट कितना बचेगा, माइनस 1,63,000 कितना 800, तो 5 लाख में से माइनस कर लेंगे 1,63,000 कौन सा 800, तो रिमेनिंग क्रेडिट हमारे पास में आएगा कितना आएगा 3,36,000 कितने का 200 का, इतना क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये हमारे लिए कौन सा पॉइंट था, 11वां पॉइंट था कि अगर किसी ईयर में हम पे एएमटी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हो रहा तो इसी टोटल इनकम को ही डीम्ड मान लेना, यही आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम है, और एएमटी निकाल लेना, नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स निकाल लेना, और क्रेडिट क्या कर लेना, सेट ऑफ कर लेना। ओके, ये हमारा कौन सा था, 11वां पॉइंट था। और लास्ट पॉइंट बता देता हूं कौन सा पॉइंट बना रहा हूं आपके लिए, 12वां पॉइंट क्या कर रहा हूं, बना रहा हूं। 12वां पॉइंट रिलेटेड टू क्या है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट है। देखो, टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन है, आपको विदेश में भी इनकम थी, आपने कोई विदेश में भी टैक्स क्या करा था, पे करा था, आप इंडिया के मान लो रेसिडेंट हो तो डबली टैक्स इनकम हो गई, तो वो इनकम विदेश में भी टैक्स हो गई, इंडिया में भी टैक्स होने आ रही है। तो सेक्शन 90, 90A या 91 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग डबल टैक्सेशन आपको क्या मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है, डबल टैक्सेशन क्या मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है। ओके, मान लीजिए डबल टैक्सेशन रिलीफ का अमाउंट है 1 लाख कितना 50,000 रुपए। ओके, नॉर्मल प्रोविजन पे 1,50,000 बन रहा है, और एएमटी के अगेंस्ट आपका फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो बन रहा है, डबल टैक्सेशन रिलीफ बन रहा है, मान लीजिए वो 1,70,000 रुपए का बन रहा है। मतलब एएमटी में आपका फॉरेन टैक्स क्रेडिट ज्यादा बन रहा है, और नॉर्मल प्रोविजन से आपका क्या बन रहा है, कम बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो 20,000 का क्रेडिट आपको जो ज्यादा बन रहा है ना, ये क्रेडिट क्या नहीं हो सकेगा, कैरिड फॉरवर्ड नहीं हो सकेगा, ये क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको। क्रेडिट कितने का मिलेगा, 1.5 लाख का ही क्या होगा, मिलेगा। ठीक है ना, क्रेडिट कितना मिलेगा आपको, 1.5 लाख तक का ही क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, कैसे, बड़ी सिंपल भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए एएमटी की लायबिलिटी थी 15,70,000 रुपए,
ठीक है, एएमटी लायबिलिटी, और क्रेडिट आ रहा है 1,70,000 रुपए का, तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ता? आपको टैक्स पे करना पड़ता 14 लाख। ओके, कितना पे करना पड़ता? आपको 14 लाख क्या करना पड़ता? टैक्स पे करना पड़ता। अब हम बात कर लेते हैं टैक्स एज पर कौन सा है? नॉर्मल प्रोविजन। नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स मान लीजिए कितना था? 12 लाख रुपए का था, और 1,50,000 रुपए का क्या बन रहा था? फॉरेन टैक्स क्रेडिट बन रहा था। तो इसका मतलब आपको कितना टैक्स पे करना पड़ता? आपको टैक्स पे करना पड़ता है 10 लाख कितने का? 50,000 रुपए का। और अभी कितना पे करना पड़ रहा है? 14 लाख का क्या करना पड़ रहा है? पे करना पड़ रहा है। तो आपको जो अब जो एएमटी क्रेडिट मिलेगा ना, वो कितना मिलेगा? 14 लाख माइनस 10 लाख कितना? 50,000। 10 लाख 50,000, तो ये कितना हो जाएगा? 3.5 लाख हो जाएगा क्या? तो आपको एएमटी क्रेडिट अब क्या मिलेगा? इतना मिलेगा। ठीक है, अच्छा, ये समझाने का तरीका बड़ा नॉर्मल था। किसी को ऐसा लग सकता है कि भाई नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स 12 है और मैं एएमटी कितना है? 15,70,000 है, तो कितना ज्यादा देना पड़ रहा है मेरे को ज्यादा देना पड़ रहा है 3,70,000 रुपए। तो इतने का क्रेडिट मिलेगा? आंसर इज नो, इतने का नहीं मिलेगा। आपको क्रेडिट मिलेगा कितने का? आपको क्रेडिट मिलेगा 3 लाख कितने का? 50,000 का। तो कुल मिला के ये है, ये जो एक्सेस क्रेडिट हो रहा था ना 20,000 रुपए का यहां पर, वो नहीं मिलेगा। ठीक है ना, उसका रिलीफ नहीं मिलेगा। मतलब आपको यहां पर रिलीफ 1.5 लाख का ही क्या होगा? मिलेगा। ठीक है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट कितना मिलेगा? 1.5 लाख का ही क्या होगा? मिलेगा। ठीक है, तो एएमटी के अगेंस्ट जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट आपको ज्यादा मिल रहा था, एक्सेस मिल रहा था, उस एक्सेस को क्या कर देना है? इग्नोर कर देना है। उस एक्सेस को इग्नोर कर देना है। और सरल भाषा में समझाऊं तो एएमटी से टैक्स बन रहा था 15 लाख कितने का? 70,000 रुपए का। ये बोल रहे हैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट यहां पर 1.5 लाख का है और इधर अगेंस्ट 1,70,000 का है। तो जो एक्सेस है ना, उसको आप क्या कर दीजिए? इग्नोर कर दीजिए। मतलब कितना मिलेगा? 1.5 लाख ही क्या होगा? मिलेगा। ठीक है ना, कितना मिलेगा? 1.5 लाख का ही क्या होगा? मिलेगा। तो ये बात इन्होंने यहां पर क्या कर दी है? समझा दी है कि जो स्टूडेंट ये गलती कर दें कि नॉर्मल प्रोविजन से 12 लाख था, ये 15,70,000 है, तो 3,70,000 का क्रेडिट मिलेगा। 370 का नहीं मिलेगा, आपको 350 का ही मिलेगा, क्योंकि जो एक्सेस 20,000 का है ना, इसके लिए लॉ ने बोल दिया इसको हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। तो बस इतना सा हमारा क्या था? रिवीजन था। ठीक है, देख पा रहा हूं 27 मिनट्स का हमारे पास में क्या है? रिवीजन है। लेकिन खास बात यह है कि एएमटी को पढ़कर खत्म नहीं होता। एएमटी के साथ में आपको सेक्शन 10AA पढ़ना पड़ता है, और पढ़ना सिर्फ एक बेस होता है, हल्का बेस होता है। प्रिपेयर तभी होगा जब आप इसके क्या कर लेंगे? सारे के सारे क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे, एंटायर क्वेश्चंस करेंगे, तो जाके ये टॉपिक क्या हो जाता है? प्रिपेयर हो जाता है। और एग्जाम में शायद 4 मार्क्स से लेकर 6 मार्क्स तक पूछने की क्या बनती है? पॉसिबिलिटी बनती है इसको लेके। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।